हेलो गाइस, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है गाइस। तो आज जो हमने अपनी श्रृंखला चला रखी है CDP की, जिसमें हमने रखा है 30/30। किसका टारगेट रखा है? 30/30, यानी कि 30 में से 30 नंबर का जो टारगेट रखा है उसे हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है गाइस। तो जो हमारे जितने भी एग्जाम है, टेट संबंधी एग्जाम, यानी कि जितने भी हमारे CTET, सुपर टेट और जितने भी टीचिंग एग्जाम है, उन सभी के लिए बाल मनोविज्ञान है, बाल विकास अध्ययन है, उसमें ये क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और आने की संभावना है। हम वही क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इधर उधर की बात ना करते हुए हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चन आंसर पर चलेंगे गाइस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसका हमारा पहला क्वेश्चन है, तो चलिए गाइस हम इसमें अपनी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, या फिर लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, या लिंग का बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है, या फिर सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, क्योंकि जो बुद्धि होता है उसका जो हमारे लड़के या लड़की होने यानी कि जो लिंग होता है उससे कोई संबंध नहीं होता है। किसका? हमारी बुद्धि का। क्योंकि लड़का भी बुद्धिमान हो सकता है और लड़की भी, कि कोई भी हो सकता है, उसका जो संबंध होता है वो लिंग से कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 NCF 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है? यानी कि जो हमारी रूपरेखा थी 2005 NCF 2005, तो इसमें इनमें से वह कौन सा सिद्धांत है जो कि उसमें नहीं था, शामिल नहीं किया गया था? तो पहला है कि रटने को महत्व प्रदान ना करना। तो उसमें कहा था कि बच्चे को रटंत विद्या नहीं बनाना है। फिर दूसरा है कि अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, तो ये भी सही है। फिर है कि पुस्तकों से इतर ज्ञान प्राप्त करना, तो पुस्तकों पर जोर हमारी जो पाठ्यचर्या है NCF, उन्होंने पुस्तकों पर जोर नहीं दिया है। फिर है कि ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना, तो ये भी आंसर सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, क्योंकि जो ये है ये हमारी NCF 2005 में सम्मिलित नहीं है। कौन सा? तीसरा। तो इसका आंसर होगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से वह कौन सा कथन है जो एकदम सही है बाल विकास यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से? तो पहला है कि विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, तो ये सही है। फिर है कि बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, ये भी सही है। कि अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, या फिर बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। तो इनमें से कौन सा जो मनोविज्ञान की दृष्टि से कौन सा सही है? तो वो है कि जो बच्चे होते हैं वो अपना ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। क्या? जो बच्चे होते हैं वो अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि डिसलेक्सिया का संबंध है। तो जो डिसलेक्सिया है उसका संबंध किससे है? पढ़ने की अक्षमता से है, या मानसिक अक्षमता से, या लेखन से, या शारीरिक अक्षमता से? तो जो डिसलेक्सिया होता है गाइस, तो उसका संबंध पढ़ने की अक्षमता से है। किससे? पढ़ने की अक्षमता से। और जो लेखन अक्षमता होती है उसे डिसग्राफिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसग्राफिया। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है कि परामर्श का उद्देश्य होता है। तो परामर्श का उद्देश्य क्या होता है? जो हम बच्चों को या किसी को भी परामर्श देते हैं, सलाह मशवरा देते हैं, तो उसका उद्देश्य क्या होता है? बच्चों की कमियों का कारण पता करना, या फिर बच्चे को समझना, या बच्चे को समायोजन में सहायता प्रदान करना। तो परामर्श का उद्देश्य होता है ये सभी। क्या? ये सभी ही परामर्श के उद्देश्य होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा चौथा। नेक्स्ट है कि बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। तो जो बच्चों की नैतिकता का विकास करते हैं या बच्चों को नैतिक चीज़ें सिखाते हैं, तो उस नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या होता है? तो शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, या फिर उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ाना, या फिर उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, या उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। यानी कि अगर हम बच्चों को प्रातःकालीन सभा में उपदेश देते हैं तो बच्चे नैतिकता सीखेंगे, या फिर जो उनका मूल्य शिक्षा पर उन्हें मूल्यांकन कराने से वो नैतिकता सीखेंगे, या फिर उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ने के लिए देंगे, उससे नैतिकता सीखेंगे, या फिर जब एक शिक्षक आदर्श रूप में व्यवहार करता है, यानी कि जो एक टीचर है वो आदर्श रूप में जब व्यवहार करता है, अच्छे से व्यवहार करता है, तो बच्चे भी उससे सीखते हैं कि हमें किसके साथ कैसे बात करनी है। तो जो बच्चों में नैतिकता की जो स्थापना होती है, तो उसके लिए सबसे अच्छा सर्वोत्तम मार्ग है कि जो शिक्षक है वो आदर्श रूप में व्यवहार करे। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट है कि शिक्षक एवं विद्यार्थियों के मध्य संबंध होना चाहिए। तो जो एक टीचर है और एक बच्चा है उसके मध्य संबंध कैसा होना चाहिए? तो विश्वास का संबंध होना चाहिए, स्नेह का होना चाहिए, या फिर सम्मान का होना चाहिए। तो गाइस शिक्षक और विद्यार्थियों में विश्वास का भी संबंध होना चाहिए, स्नेह का भी और सम्मान का भी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। क्या होगा इसका आंसर? ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया था? तो जो डाल्टन शिक्षण विधि है उसका विकास किसने किया? तो W.H. किलपैट्रिक ने किया है, या प्रोवेल? तो ये प्रोवेल नहीं है बल्कि फ्रोवेल है। क्या?
फ्रोवेल, या फिर मिस हेलन पार्कहर्स्ट ने किया या फिर डाल्टन ने किया। तो डाल्टन पद्धति का विकास किसने किया है, तो डाल्टन या गार्डन, तो ये कैसा सेम सा है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा मिस हेलन पार्कहर्स्ट। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है तीसरा। ठीक है गाइस, तो जो डाल्टन शिक्षण विधि है उसका आविष्कार किसने दिया है, इसका विकास किसने किया है, तो मिस हेलन पार्कहर्स्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। जो एक अच्छा टीचर होता है तो वो विद्यार्थियों के मध्य किस चीज़ का बढ़ावा देगा, सहयोग की भावना का, या प्रतियोगिता की भावना का, या प्रतिद्वंदिता की भावना का, या तटस्थता की भावना का। तो जो एक अच्छा टीचर होगा वो बच्चों को क्या कहते हैं, सहयोग की भावना के लिए प्रेरित देगा या फिर उन्हें बढ़ावा देगा, किसके लिए, सहयोग की भावना के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट है कि आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है। तो जो आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसमें शिक्षक की भूमिका कैसी है, तो बच्चों को गणित, विज्ञान और भाषा सिखाने की, या फिर सीखने हेतु एक अच्छी सुलभकर्ता की, या फिर बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा देने की, या बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने की। तो जो हमारी NCF 2005 है, कौन सी NCF 2005 है, तो उसमें क्या कहते हैं, जो टीचर है, टीचर को बच्चे के लिए एक सुलभकर्ता बताया है। क्या, सुलभकर्ता। तो जो टीचर है तो आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका क्या है, तो एक सुलभकर्ता की भूमिका है, किसकी, सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट है कि एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है। तो इनमें से वह कौन सा कथन है जो कि अध्यापक की दृष्टि से सर्वोत्तम है। तो कुछ बच्चे सीख सकते हैं, या प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, या फिर अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, या बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो एक अध्यापक की दृष्टि से सर्वोत्तम कथन होता है कि जो प्रत्येक बच्चा सीखने योग्य है, या फिर प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। तो इसका आंसर होगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि बच्चा किस प्रकार सीखता है। तो जो एक बच्चा होता है तो वो किस प्रकार सीखता है, परिचर्चा के द्वारा सीखता है, या पुस्तकें पढ़कर सीखता है, या प्रश्न पूछकर, या कई प्रकार से। तो जो एक बच्चा होता है वो कई प्रकार से, कई विधियों से सीखता है। कैसे, कई विधियों से। तो इसका आंसर होगा चौथा। नेक्स्ट है कि सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि में निम्न में से कौन सा कथन सर्वोत्तम होगा। यानी कि जब बच्चे सीखते हैं तो सीखने के दौरान जो बच्चे गलतियां करते हैं तो वो हमारी दृष्टि में वो कैसा होगा, तो वो त्रुटियां कैसी होती हैं। त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होती हैं, या फिर विद्यार्थियों को कभी भी त्रुटि नहीं करनी चाहिए, या विद्यार्थी की लापरवाही के कारण त्रुटियाँ होती हैं, या फिर कभी कभी विद्यार्थी त्रुटि कर सकते हैं। तो जो बच्चे गलतियाँ करते हैं तो वो क्या, तो जो गलतियाँ होती हैं, त्रुटियाँ होती हैं, वो अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होती हैं। क्या होती हैं, अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट है कि मधु गणित में कमजोर है। एक अच्छे अध्यापक की दृष्टि से मैं उसके गणित में कमजोर होने का क्या कारण हो सकता है। यानी कि एक मधु है, मधु नाम की एक लड़की है, वो गणित में यानी कि जो मैथ का सब्जेक्ट होता है उसमें बहुत कमज़ोर है। तो एक टीचर होने के नाते आपकी दृष्टि में उसके गणित कमज़ोर होने का क्या कारण हो सकता है। उसके माता पिता अनपढ़ हैं इसलिए, या फिर प्राय लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं इसलिए, या उसे अध्ययन में रुचि नहीं है, या फिर गणित शिक्षण की विधि त्रुटिपूर्ण है। तो एक मधु अगर गणित में कमज़ोर है तो उसकी क्या कारण क्या हो सकता है कि गणित शिक्षण की विधि में त्रुटि है जो वो उसे समझ नहीं पा रही है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो गया चौथा। नेक्स्ट है कि निम्न में से सर्वोत्तम कथन कौन सा है। तो एक अच्छा अध्यापक, यानी कि एक अच्छा अध्यापक, फिर आगे है कि सदैव प्रदर्शन के माध्यम से सीखता है, या फिर अध्यापन के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है, या फिर विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है, या फिर विद्यार्थियों को सदैव अनुशासन में रखता है। तो एक अच्छा अध्यापक क्या करता है, तो एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है। क्या करता है, प्रेरित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। यानी कि जो हमारी NCF 2005 है उसके अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना, या फिर बच्चों को अंक गणित का ज्ञान देना, या फिर बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना, या फिर बच्चों का संवेगात्मक विकास करना। तो जो हमारी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 है उसमें गणित का उद्देश्य बताया है कि गणित कम से कम बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान की योग्यता का विकास करना है। किसका, गणित का मुख्य उद्देश्य। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट है कि मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है। तो वह अपने विषय का गहन ज्ञान, या फिर वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित होगा, या वह अत्यधिक संवेदनशील होगा, या फिर वह सख्त अनुशासन पसंद होगा। तो मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या होती है, तो वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित होगा। कैसा होगा, संतुलित होगा। तो इसका आंसर हो गया दूसरा। नेक्स्ट है कि मधु गणित में कमजोर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो जो शिक्षा होती है उसका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? तो बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, या आजीविका कमाना, या फिर पढ़ना एवं लिखना सीखना, या बौद्धिक विकास करना। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट है कि बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, तो वह क्या है? प्रखर बुद्धि है, या सामान्य बुद्धि है, या उत्कृष्ट बुद्धि है, या फिर प्रतिभाशाली बुद्धि है। तो जो अगर बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है तो वह सामान्य बुद्धि का बच्चा होगा। कैसा? सामान्य बुद्धि का बच्चा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है। तो व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य क्या है? कि सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन करना, या फिर सभी विषयों का मूल्यांकन करना, या फिर शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन करना, या शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन करना। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का शब्दावली का क्या तात्पर्य है? तो इसका है कि सभी विषयों का मूल्यांकन करना। क्या करना? सभी विषयों का मूल्यांकन करना। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट है कि शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है, शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? यानी कि एक शिवानी है, एक लड़की है, उसने टीचर से कोई क्वेश्चन पूछा है, तो वो टीचर है, क्या कहते हैं, जो शिक्षक है, वो तत्काल उसका आंसर नहीं दे सकता है। तो एक टीचर के रूप में उसे क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए? तो उसे क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए? कि शिक्षक द्वारा शिवानी को ध्यान बटा देना चाहिए, या फिर शिक्षक के द्वारा शिवानी को चुप करा देना चाहिए, या फिर शिक्षक को कहना चाहिए कि मैं नहीं जानता, या फिर शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझ कर देना चाहिए। तो हमें कैसी प्रक्रिया देनी चाहिए? तो हमें कहना चाहिए कि हम शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझा कर देना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा चौथा। नेक्स्ट है कि बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। यानी कि कोई बच्चा जिज्ञासा बस कोई कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है या कुछ पूछता है, तो जो बच्चे की जिज्ञासा है उसे हमें शांत कैसे करनी चाहिए? तो जब विद्यार्थी फुर्सत में हो तब शांत करनी चाहिए, या फिर जब शिक्षक फुर्सत में हो तब, या फिर कुछ समय के बाद, या फिर तत्काल जब शिक्षार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। तो हमें बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए कब? तुरंत ही करनी चाहिए, तत्काल जब विद्यार्थी के द्वारा जिज्ञासा की गई हो। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट है कि आप अनपढ़ माता पिता के बच्चे को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। तो आप जो बच्चा है उसके माता पिता अनपढ़ हैं, तो आप बच्चे को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे, या फिर आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, या आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, या फिर आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। तो हम बच्चे को अंग्रेजी कैसे सिखाएंगे? तो हम उसे उसकी मातृभाषा की सहायता से ही उसे अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट है कि पुरस्कार एवं दंड है। तो पुरस्कार एवं दंड क्या है? तो ये स्वाभाविक प्रेरक है, या सकारात्मक प्रेरक है, या फिर कृत्रिम प्रेरक है, या फिर अर्जित प्रेरक है। तो पुरस्कार एवं दंड कृत्रिम प्रेरक है। कैसे? कृत्रिम। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट है कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो इनमें से कौन सा बाल मनोविज्ञान के आधार पर सर्वोत्तम कथन है? कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, या सारे बच्चे एक से होते हैं, या फिर कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, या फिर कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो क्या? कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, ये हमारा बाल मनोविज्ञान कहता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पहला। नेक्स्ट है कि बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। तो बच्चों का मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा, या फिर बोर्ड परीक्षा के द्वारा, या गृह परीक्षा के द्वारा, या फिर लिखित एवं मौखिक परीक्षा के द्वारा। तो एक बच्चे का मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? तो एक बच्चे का मूल्यांकन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट है कि बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के लिए लागू है। तो जो बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार है, तो वो कितने से कितने वर्ष के लिए अधिनियम लागू हुआ है? तो वो 7 से 13 वर्ष, या 6 से 14, या 5 से 11, या फिर 6 से 12। तो ये लागू हुआ है 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो गया दूसरा। नेक्स्ट है कि एक शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। तो एक टीचर को किस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए? बाल मनोविज्ञान का, या अध्यापन विषय का, या फिर शिक्षा संहिता का, या फिर अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो एक शिक्षक को क्या कहते हैं? अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा चौथा। नेक्स्ट है कि एक बच्चा कक्षा में प्राय प्रश्न पूछता है, उचित रूप में इसका अर्थ है कि, यानी कि जो एक बच्चा है वो ज़्यादातर
क्लास में प्रश्न पूछता है, तो इसका क्या अर्थ हो सकता है कि वह अधिक जिज्ञासु है, यह शरारती है, यह असामान्य है या फिर प्रतिभाशाली है। तो वो बच्चा बार बार प्रश्न पूछता है तो वो कैसा है, वह अधिक जिज्ञासु है। क्या, वह हर चीज़ के लिए अधिक जिज्ञासु, इसलिए वो बार बार प्रश्न पूछने के लिए आतुर रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट है कि एक बच्चा प्राय अपने सहपाठियों के साथ झगड़ता है, आप क्या करेंगे। यानी कोई बच्चा है वो अपने जो सहपाठी हैं, जो उसके साथी हैं, उनके साथ झगड़ा करता रहता है, तो हमें क्या करना चाहिए। आप बच्चे को विद्यालय से निकाल देंगे, या आप बच्चे को सजा देंगे, या फिर आप कारण का पता लगाने का प्रयास करेंगे तथा उसे परामर्श देंगे, या फिर आप उसके माता पिता से शिकायत करेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, तो हम उसके कारण का पता लगाने का प्रयास करेंगे और उसे परामर्श देंगे। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर हो गया तीसरा। नेक्स्ट है, तो ये श्रृंखला हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाई हुआ समझ आता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।